नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। तो बच्चों, हमने पढ़ा प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान या मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब हमारी जो राज्य शासन व्यवस्था है, भारतीय राज्य शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सरकार का जो अगर मुख्य दायित्व निभाने का जो कार्य है वो किसके हाथों में होता है? प्रधानमंत्री के हाथों में, और उसकी मंत्री परिषद के हाथों में होता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद भारत में या किसी भी राज्य में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिस राज्य में है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ भी देखिए, अब हम प्रधानमंत्री के कार्य, उसके अधिकार और उसके दायित्व और शक्तियों से संबंधित चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम इसमें प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां, अधिकार और उसके क्षेत्र में, तो देखिए प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय शासन में जो कार्यपालिका है नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो नाममात्र की राष्ट्रपति होता है और उसी के राष्ट्रपति के नाम से ही सारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। अतः इसमें देखो साफ साफ लिखा, आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता और नहीं करता है, उसकी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में एक्चुअल में कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। अतः प्रधानमंत्री के जो अधिकार है, कार्य है, शक्तियां हैं वो किस प्रकार के, तो देखते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया या उसका आधार है या उसकी जड़ है या उसकी नींव कहा जा सकता है कि जब तक प्रधानमंत्री है तब तक मंत्री परिषद है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है, उसने इस्तीफा दे दिया या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटा दिया, तो अब मान के चलिए कि उस पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, दोबारा आम चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, नंबर 1, मंत्री परिषद का निर्माण करना, अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री एक सूची देगा, उस सूची के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। लेकिन पहले बच्चों, यहाँ पर जो आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 है उसमें जो केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्यों की विधानसभाओं की मंत्री परिषद है उसके आकार को सीमित कर दिया गया है, उसका आकार एक निश्चित कर दिया गया है। अर्थात आप देखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्री परिषद का आकार, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री परिषद हो और चाहे राज्यों की विधानसभाओं की मंत्री परिषद हो, उसमें कुल सदस्य संख्या अर्थात विधानसभाओं का या लोकसभा का जो लोकप्रिय सदन होते हैं उनकी सदस्य संख्याओं का 15% से अधिक नहीं हो सकता। जैसे मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लूं, तो राजस्थान में जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तो 200 के हिसाब से अगर देखें तो जो 15% कितने हुए? 30। तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री परिषद के सदस्य कितने? 30 हो सकती है। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हम बात करें जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो संघ सरकार है, उसके अंतर्गत जो अधिकतम मंत्री परिषद का आकार है वो हो सकता है केंद्रीय मंत्री परिषद का 15%। अधिकतम जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कितने हुए? 552। तो 552 के संदर्भ में देखा जाए तो 552 का आप 15% निकालेंगे तो वो कितना होता है? 83। इसका मतलब भारत की जो संसद है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा जो कार्यपालिका में मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी उनकी मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित अधिकतम कितनी हो सकती है? 83 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने क्या कर दिया? इस आकार को सीमित कर दिया, और आकार से सीमित करने से यह हुआ कि जो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद सदस्य हैं वास्तव में वही सदस्य होते हैं जो उसके योग्य होते हैं। अन्यथा अगर दल बदल की राजनीति है, गठबंधन सरकारें हैं, जो हंग गवर्नमेंट है, त्रिशंकु सरकारें हैं या त्रिशंकु जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मनमानी तरीके से लोग आएंगे और सब ये चाहेंगे कि मुझे मंत्री का पद मिले, तो बार बार अलग अलग पार्टियों का टूटना बिगड़ना, इस पर दल बदली ज्यादा होगी। तो इसी को रोकने के लिए जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 जो आपकी 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल जो कानून है उसको मान्यता दी गई है। तो उसी के तहत उसी का हिस्सा ये भी है कि मंत्री परिषद का आकार सीमित करना, जिससे जो राजनीतिक अपराधीकरण है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसको रोका जा सके। तो अब प्यारे बच्चों देखिए, तो मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और उसका आकार निश्चित कर दिया गया है
मंत्रिपरिषद का आकार कितना, विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% ज्यादा नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद के कार्यों या विभागों का बंटवारा भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल की सभी जो मीटिंग्स होती है उनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो उसके साथ देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को कार्य विभागों का बंटवारा करना और परिवर्तन करना, ये सब कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री स्वयं करता है। अब देखो बच्चों, आप यहाँ मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, कई बार आप मंत्रिमंडल नाम सुनते हैं, कई बार आप किचन कैबिनेट, किचन जो मंत्रिमंडल है वो सुनते हैं, कई बार राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, सचिव, कई प्रकार के नाम सुनते हैं। तो उन सब में जब हम मंत्रिपरिषद की जब बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा भाग है। कैसा भाग है, बड़ा भाग, ये मंत्रिपरिषद है। अब इसमें मान लो किचन कैबिनेट है, इसमें आपका मंत्रिमंडल है, इसमें जो राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री है, वो सारे इसी में आएंगे। तो ये बड़े वाला भाग है वो क्या है, मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सबके सब लोग शामिल हो जाते हैं। इसे अभी पढ़ेंगे, इसके बाद में हम मंत्रिपरिषद और उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, नंबर 3 हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और कार्यसूची तैयार करता है, और कार्यसूची एजेंडा भी प्रधानमंत्री तैयार करता है। और बैठकों में होने वाले वाद विवाद, चर्चा पर नियंत्रण कौन रखता है, प्रधानमंत्री ही रखता है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रियों को हटा सकता है। अगर मान लो किसी मंत्री के, सांसद के कार्य व्यवहार से प्रधानमंत्री खुश नहीं है और जनता खुश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करता है, उसको उस पद से हटाकर किसी और व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, या वह विभाग वो अपने पास भी रख सकता है। फिर देखिए, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। जैसे जितने भी मंत्रालय, अलग अलग विभाग है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है ना, आपके जैसे अलग अलग जो भी काम करने वाले IT मंत्रालय है ना, जो भी विभाग है, उन सभी विभागों के बीच में समन्वय करने का काम भी कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है, अर्थात मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति इन दोनों के बीच में जो एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय या उनसे संबंधित होने वाली चर्चाओं या कौन से कानून बनने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो कुछ जानकारी है वो राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाएगा, प्रधानमंत्री पहुंचाएगा। अतः जो आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य को इंगित करता है, अर्थात प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियों को राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ये भी काम कौन करता है, प्रधानमंत्री स्वयं करता है। फिर देखिए, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है। अतः समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल या विभागों से संबंधित जानकारी देता रहता है। PM का कर्तव्य कहलाता है, क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य, आर्टिकल 78। फिर देखिए, प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह लोकसभा, लोकप्रिय सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अतः वह संसद का भी नेता माना जाता है, अर्थात संसद का नेता और लोकसभा दोनों का नेता माना जाएगा। और प्रधानमंत्री अपनी जो पार्टी है उसका भी क्या माना जाएगा, नेता माना जाएगा। अतः प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है क्योंकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सभी नीतियां, जितनी भी नीतियां बनेगी, जितने भी कानून बनेंगे, तो नीतियां, कानून का निर्माण प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही संभव है, नेतृत्व से ही होता है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है, संपूर्ण राष्ट्र का नेता, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की जनता अपने सर्वोच्च जो प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री, उसकी ओर निगाहें करके देखती है कि उसके निर्णय किस प्रकार से प्रभावित होंगे, कैसे हमें प्रभावित करेंगे, कैसे दूसरे देश उससे प्रभावित होंगे। तो सारी चीजें, अर्थात वो राष्ट्र का क्या कहलाएगा, नेता कहलाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने, जो हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, तो उस समय पूर्व लगभग 8-10 महीने पहले लोकसभा को भंग करवा दिया था। तो वहां पर राष्ट्रपति को सलाह किसने दी, प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसे नहीं। अन्यथा एक तरीका है, लोकसभा अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से या बहुमत वापस लेकर प्रधानमंत्री को पद से हटा सकती है। फिर देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित में विदेश नीति का निर्माण करता है। किस नीति का, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्माण करता है। और किसी भी देश का या भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर भी प्रधानमंत्री जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसकी एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। देश की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, अर्थात जो देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था निजीकरण और सार्वजनिक उद्यम दोनों को इस प्रकार से तालमेल से बैठाया गया है कि भारत में दोनों ही अपने
राष्ट्र हित में, सार्वजनिक हित में कार्य कर रहे हैं और नो लॉस नो प्रॉफिट के तहत भारत में वो निरंतर प्रगति में है, निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन उदारीकरण के दौर के पश्चात कुछ स्थितियां बदली है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी सुधार निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। यदि देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, देश की अर्थव्यवस्था असफलता की ओर जाती है, तो प्रधानमंत्री का दायित्व निश्चित होगा। और अगर देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर जाती है, निरंतर प्रगति करती है, तो भी उसके पीछे प्रधानमंत्री के जो कार्य है, व्यवहार कुशलता और उसकी जो जितने भी उसके सराउंडिंग जो पदाधिकारी है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसको ही उसका पूरा श्रेय दिया जाएगा। अतः देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की ही होती है। तो राष्ट्रपति शासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति शासन के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, आप देखेंगे उन उच्च अधिकारियों में जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, अपनी सलाह से नहीं कर सकता। वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की लिखित सलाह के आधार पर, या जो कमेटियां बनी होती है, उन कमेटियों के आधार पर ही राष्ट्रपति इन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। कल्याणकारी योजनाओं को बनाना और उनका निर्माण करना देश में, क्योंकि भारत भी एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, अतः जनता के कल्याण के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होता है। और उन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में प्रधानमंत्री और उसके जो सराउंडिंग बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी और मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे लोकतांत्रिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी खाद्य सुरक्षा, या यूं कहें कि मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। और उन सुविधाओं को हम क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी योजनाएं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी देश में अगर वहां पर संसदीय शासन प्रणाली है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों काम करेंगे, और दोनों में ही हम देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर पढ़ाई कीजिए, और अपने जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए अपनी जो शैली है, लिखने की शैली है, उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी जो शैली है उसमें ज़्यादा दक्षतापूर्ण आप माने जाएंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इससे संबंधित और आपके मन में कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, आशंका हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।